नमस्कार, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान से संबंधित जो करंट अफेयर्स हाल के समय में हुए हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उससे रूबरू होंगे और इससे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं, सवालों को भी हम एक नज़र देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में 49 राजस्थानी प्रतिभाओं को महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? महाराणा अवार्ड। बताइए इसका आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है नई दिल्ली, दुबई, जयपुर और अजमेर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दुबई। यानी इस समारोह का आयोजन दुबई में किया गया, जहां पर 49 राजस्थानी प्रतिभाओं को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो महाराणा अवार्ड से नवाजा गया। आइए इसमें हम देखें, ये इसी अवार्ड की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो भी प्रतिभाएं, राजस्थान से संबंधित जो भी अप्रवासी बाहर में रह रहे हैं, भारत से बाहर वो किसी भी मकसद से रह रहे हैं, तो उनको एकजुट करने के ख्याल से इस तरीके का आयोजन किया जाता है। और इस बार जो ये आयोजन है दुबई में किया गया और वहाँ पर इस तरीके से 49 लोगों को सम्मानित किया गया। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूं कि चूंकि बात हो रही है महाराणा अवार्ड की, है ना, तो महाराणा प्रताप का नाम आपने जरूर सुना होगा। महाराणा प्रताप, इनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली जानकारी तो ये है कि 1540 ईस्वी में इनके जन्म की बात होती है कि 1540 में इनका जन्म हुआ था और 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। दूसरा तथ्य ये है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुई थी। कब? तो 1576 में, 1576 में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। उस समय जो मुगल शासक था अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है चावंद नामक एक स्थान पर 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए हैं। चूँकि इस अवार्ड की बात की जा रही थी तो इसलिए इनके बारे में मैंने आपको हल्की सी जानकारी दे दी। चूँकि राजस्थान पीसीएस में या फिर सामान्य तौर पर भी इस तरीके से कुछ फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, उस लिहाज से ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती हैं। आगे देखते हैं आगे के सवाल क्या है। आगे का सवाल है, कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, अजमेर, अलवर और बीकानेर। आपको पता ही है कि कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, वह अलग अलग तरीके से जो है वो प्रभावी रूप लेता जा रहा है। और इसी के मद्देनज़र हाल ही में राजस्थान में प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़ ने दूसरी डोज के कॉन्टेक्स्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर है अजमेर, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद जो द्वितीय स्थान पर रहा है वो कौन रहा है? अजमेर रहा है ना। ये आप देख सकते हैं, प्रतापगढ़ में सबसे अधिक 66% अंकों के साथ अजमेर को इसने पीछे छोड़ा और अजमेर जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है ना। आगे देखते हैं, आगे की सवाल को देख लेते हैं। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 नवंबर। दरअसल यह जो मेला है, ये मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ना। और इस मेले में सामान्य तौर पर हर वर्ष यह मेला आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग राज्यों से संबंधित जो उद्योग से संबंधित जो विभाग हैं वो इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी निभाते हैं।
इसी मंतव्य को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर राजस्थान दिवस की जो बात की जा रही है उसकी बात हो रही है, और 24 नवंबर को इस मेले में राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है ना। तो ये आप देख सकते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में जो थीम थी वो थीम याद रखिएगा, इस मेले की थीम थी आत्मनिर्भर भारत, और इसी थीम के आधार पर राजस्थान का जो मंडप है वो तैयार किया गया था। आत्मनिर्भर राजस्थान का ये मंडप तैयार किया गया था, है ना। तो ये आपको जानकारी में रहना चाहिए। आगे देखते हैं आगे और क्या कुछ जानकारियां हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि ये 3 जो कलाएं हैं राजस्थान से संबंधित हैं वो बहुत ही चर्चित भी हैं। इनका आयोजन उस समारोह में किया गया था, राजस्थान दिवस का जो समारोह आयोजित किया गया 24 नवंबर को, उस समारोह में इन तीनों कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया था। ये कौन सी कलाएं हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थान का, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर इसे अंकित किया गया है 2010 में। क्या नाम है? कालबेलिया। दो 2010 में ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसे अंकित किया गया है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये घूमर का भी प्रदर्शन किया गया था उस समारोह में। घूमर नृत्य भी राजस्थान से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण हो गया। और ये खरताल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घूमर, और ये है खरताल, है ना। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे विभिन्न आयोजनों में लोग इसका उपयोग करते हैं, उसका हाथ से वो बजाते हैं, है ना। तो ये है खरताल। इन तीनों का प्रदर्शन किया गया था इस समारोह के दौरान, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में भी हल्की जानकारी दे दी। आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या है। सवाल है कि हाल ही में राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार हुआ, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पास नहीं है ना। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? वित्त विभाग, अप्रवासी भारतीय विभाग, वन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वन विभाग। वन विभाग मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पास नहीं है। बाकी ये तीनों विभाग, वित्त विभाग, अप्रवासी भारतीय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ये तीनों विभाग मुख्यमंत्री जी के पास में है, लेकिन वन विभाग नहीं है। वन विभाग किसके पास में है? श्री हेमा राम चौधरी, हेमा राय चौधरी जी के पास में ये वन विभाग है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, है ना, हेमा राम चौधरी, सॉरी हेमा राम चौधरी जी के पास में वन विभाग है। यहाँ पर मैं सुधार कर लेता हूँ, है ना, हेमा राम चौधरी हैं, ठीक है। तो ये जो विभाग है हेमाराम चौधरी जी के पास में है। बाकी मुख्यमंत्री जी के पास में कितने सारे विभाग हैं जिनमें वन विभाग शामिल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। चूँकि हाल ही में राजस्थान विधानसभा की कैबिनेट का विस्तार किया गया है और उसी विस्तार के क्रम में विभागों का पुनर्आवंटन किया गया है, इस लिहाज से यह जो खबर थी ये महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर कुछ और तथ्यात्मक जानकारियाँ मैं आपको दे देना चाहूँगा। पहला तो ये है कि इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया, राजस्थान की कैबिनेट का जो विस्तार किया गया, वो विस्तार मुख्यमंत्री की सलाह पर किन्होंने किया? राज्यपाल के माध्यम से वो विस्तार किया गया। और इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी सलाह देते हैं मंत्रिपरिषद का विस्तार करने के लिए राज्यपाल को, और देन फिर उसका विस्तार किया जाता है। यह एक तथ्य है, यानी ये ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के लिए ही लागू होगा, बल्कि सभी राज्य विधानसभाओं में कैबिनेट का यदि विस्तार होता है तो ये प्रोविज़न अपनाया जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सुझाव देते हैं कैबिनेट का विस्तार करने का, मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का,
और उस हिसाब से वहाँ की मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, है ना। तो राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा जी राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं, है ना। कौन है? कलराज मिश्रा राज्यपाल जी, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई थी। चूंकि यहाँ पर मंत्रिपरिषद के विस्तार की बात चल रही है, इस लिहाज से आपको एक अतिरिक्त जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ, जो कि पॉलिटी के लिहाज से आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। ये कि इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 75(1)(a) ऐड किया गया था और आर्टिकल 164(1)(a) ऐड किया गया था। इन दोनों आर्टिकल्स में 1A क्लॉज और 1A क्लॉज 164(1)(a) क्लॉज ऐड किया गया था। आर्टिकल 75(1)(a) क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। ये भारत की लोकसभा के कंटेक्स्ट में ये बात चल रही है ना। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक? तो 15% से अधिक नहीं होगी। वहीं आर्टिकल 164(a) की 164(1)(a) की यदि हम बात करें तो इसमें यही बात विधानसभा के कॉन्टेक्स्ट में लागू होती है कि मुख्यमंत्री सहित जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, इनकी कुल संख्या कुल सदस्यों की संख्या के राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, है ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें लागू की गई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर एक लिमिट लगाया गया है भारतीय संविधान के माध्यम से कि आखिर कितना अधिक आप विस्तार कर सकते हैं अपनी मंत्रिपरिषद का। तो चूंकि यहाँ पर मंत्रिपरिषद के विस्तार की ही चर्चा चल रही थी, इसलिए मैंने आपको एक फैक्चुअल जानकारी पॉलिटी के लिहाज से आपको दे दी, जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है ना। आगे देखते हैं, आगे और क्या सवाल है। आगे देखते हैं, जयपुर कला महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं राजस्थान विश्वविद्यालय का फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, प्रतिभा एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सोसाइटी, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी इन दोनों ने मिल करके जयपुर कला महोत्सव का आयोजन किया था, है ना। ये 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव का आयोजन किया गया था और इन्हीं दोनों ने मिलकर राजस्थान विश्वविद्यालय का फाइन आर्ट डिपार्टमेंट और जो एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सोसाइटी है, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे का सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, है ना। पहला कथन है, ये 1 है और ये 2 है ना। पहला कथन है 65 साल बाद राजस्थान में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी आयोजित की जाएगी। 1956 में दूसरी राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जयपुर में आयोजित की गई थी, है ना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं, है ना। ये आप देखिए 65 साल बाद राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कब आयोजित किया गया था? तो 1956 में इसका आयोजन किया गया था और 2022 में जो है इसका आयोजन अभी होना है, ठीक है। 2022 के शुरुआत में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो 1956 में आयोजन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? जयपुर में, है ना। आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन कब किया गया? ऑप्शंस हैं 13 नवंबर 2020, 14 नवंबर 2020, 13 नवंबर 2021
या फिर 14 नवंबर 2021? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 नवंबर 2021, यानी इसी साल बाल दिवस के मौके पर, चूँकि 14 नवंबर को बाल दिवस आयोजित होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि है उस दिन, है ना। तो उसी के मौके पर बाल सत्र का आयोजन किया गया, कहाँ पर? राजस्थान की विधानसभा में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है 2-3 चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला तो ये है, इस बाल सत्र का जो आयोजन किया गया, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, उन्होंने इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा ये है कि राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं सीपी जोशी जी, है ना, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और एक दो बातें मैं बता दूं कि राजस्थान की जो विधानसभा है यह एक सदनीय है, यानी कि केवल विधानसभा है, विधानमंडल नहीं। विधानमंडल यानी कि विधान परिषद भी वहाँ पर नहीं है, केवल और केवल विधानसभा है ना। तो इसलिए ये एक सदनीय। साथ ही इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200 है। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। तो ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। आगे का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 5 मिनट में 900 मीटर दूरी तय कर देश के सबसे कम उम्र के धावक बनने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं सत्यम बुडानिया, प्रमोद बुडानिया, सुभाष योगी या फिर नरेश योगी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्यम बुडानिया। सत्यम बुडानिया एक छोटा सा बच्चा है, लगभग 3-3.5 साल का ये बच्चा है। इसने हाल ही में 5 मिनट में 900 मीटर की दौड़ करके एक रिकॉर्ड कायम किया है, इसलिए यह चर्चा में है ना। झुंझुनू से ये बिलोंग करता है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जा सकता है सवाल कि आखिर सत्यम बुडानिया कौन है ना। ये तो एक उलट सवाल बन सकता है ना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हैं अजमेर, बाड़मेर, अलवर या फिर भरतपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अलवर। इसमें देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो अलवर में है। अब चूंकि यहाँ पर राजस्थान के टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ मैं आपको दे देता हूँ। राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भारत में अभी तक 51 टाइगर रिजर्व घोषित हैं, है ना। लेकिन हाल ही में सितंबर अक्टूबर की बात है कि राजस्थान के ही एक टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर वन्यजीव अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में लाने की बात की गई है। रामधारी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? राजस्थान। दरअसल ये वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये वन्यजीव अभयारण्य है। इस वन्यजीव अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व में चिन्हित करने की बात की गई है बीते सितंबर अक्टूबर माह में। इसलिए ये माना जा रहा है कि देश में अब 52 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो टाइगर रिजर्व की जो साइट्स हैं, जो ऑफिशियल साइट है, उसमें 51 टाइगर रिजर्व्स की ही गणना की गई है। लेकिन 52वें में 52nd में
इसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। इस लिहाज से यदि देखा जाए, इसको भी यदि इंक्लूड किया जाए तो टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। अन्यथा यदि इसको हटा दिया जाए तो टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो सरिस्का हो गया, बाकी जो 2 हैं, और एक रामगढ़ विषधारी हो गया। बाकी जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं? एक है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और एक और है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, है ना। तो इस तरीके से यदि देखा जाए, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भी यदि काउंट किया जाए तो फिर 4 हो जाएंगे। अदरवाइज यदि इसे काउंट न किया जाए तो फिर वर्तमान में राजस्थान में 3 रहेंगे और भारत में 51 रहेंगे। रामगढ़ विषधारी को कैलकुलेट करेंगे यदि साथ में, तो फिर वो 52 टाइगर रिजर्व माने जाएंगे। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी मैं आपको बता दूँ कि यदि पूछा जाए, कई बार दिवस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 29 जुलाई। चूँकि यहाँ पर बाघों की बात चल रही है, टाइगर रिजर्व्स की बात चल रही है, तो ये सब कुछ आपको अतिरिक्त जानकारियाँ मैं दे देता हूँ। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती हैं। आगे देखते हैं। आगे का सवाल है, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया जा रहा है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में इस अभियान को चलाया जा रहा है ना। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यह जो अभियान है, इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न तबके से संबंधित जो लोग हैं उनकी जो शिकायतें हैं उसको दूर करने की कवायद की जा रही है, और इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के ही नागौर में जो ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था, राजस्थान के ही नागौर में। तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 40 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा मिलती है ना। तो ये सब कुछ आपको अतिरिक्त जानकारियाँ होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है। राजस्थान में ई वेस्ट संग्रहण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पीरामल फाउंडेशन या फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ठीक है। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस का आयोजन किया गया 14 अक्टूबर 2021 को। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस का आयोजन किया गया, और उसी के माध्यम से ई वेस्ट संग्रहण अभियान का आयोजन किया गया राजस्थान में। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार इस तरीके का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों से ई वेस्ट इकट्ठा कर करके उसे उसका उचित मूल्य प्रदान किया गया, है ना। तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जानना कि किस तिथि को यह आयोजन किया गया, तो 14 अक्टूबर को, और साथ ही कि किस नियम के तहत, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत
इसका आयोजन किया गया था। आगे का सवाल देखते हैं। शिक्षा विभाग की जिला रैंकिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 3 जिलों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और अजमेर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अजमेर इसमें शामिल नहीं है। बाकी 3 जयपुर, चूरू और हनुमानगढ़ ये तीनों शामिल है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन शामिल नहीं है। आगे का सवाल देखते हैं। हाल ही में 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी राज्य कला पुरस्कारों की घोषणा की गई। कुल कितने कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कृत किया गया? 10, 11, 15 या फिर 20? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10। 10 कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कृत किया गया था इस आयोजन में। और राजस्थान ललित कला अकादमी की यदि बात की जाए तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, आज़ादी के 10 साल बाद, है ना। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, यह जो अकादमी है राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये अकादमी आता है। ठीक है ना। तो ये आपको 2-3 चीज़ें जाननी चाहिए। 1957 और राजस्थान के कला संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह अकादमी कार्य करता है। अगला सवाल है, हाल ही में जयपुर में प्रथम सामाजिक अंकेक्षण संवाद कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? स्माइल फाउंडेशन, कैग, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी या फिर ग्राम चेतना केंद्र? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे का सवाल देखते हैं। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है और ये दूसरा कथन है। पहला कथन क्या कर रहा है? इन शिविरों में 30 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि समय रहते उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित कई बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन संभव हो, यानी कि पहले उसके बारे में जानकारी मिल जा सके। दूसरा कथन है, राज्य में केवल ग्राम पंचायत स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो पहला कथन है ये तो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है ये गलत है। यहाँ पर केवल ग्राम पंचायत स्तर नहीं बल्कि पंचायत समिति के स्तर पर भी, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि पंचायत और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दोनों ही स्तरों पर इसका आयोजन किया गया है। आगे का सवाल देख लेते हैं। बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मनोज नागदा, अरुणा भार्गव, भरत सोनी या फिर श्रीवेश गहलोत। इस प्रश्न का सही जवाब है श्रीमती अरुणा भार्गव को प्रथम पुरस्कार के तौर पर नवाजा गया नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार के तहत। और जो दूसरा जो पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार भरत नागदा को दिया गया था। भरत नागदा, ठीक है। और यदि संस्थान की श्रेणी में यदि बात की जाए, ये तो व्यक्तिगत श्रेणी में मिला। पहला पुरस्कार श्रीमती अरुणा भार्गव को और दूसरा भरत नागदा को। यदि संस्थागत श्रेणी में यदि बात की जाए तो नवजीवन संस्थान, नवजीवन संस्थान जोधपुर, ठीक है, इसको संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। आगे का सवाल देखते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राजस्थान के वन विभाग और किस देश का संयुक्त प्रोजेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। ऑप्शंस देख लीजिए, जापान, रूस, फ्रांस और जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। यानी फ्रांस के सहयोग से यह प्रोजेक्ट आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस और वन विभाग द्वारा मिल करके
राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। इस लिहाज से यह जो जानकारी है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे का सवाल देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने CSR के संबंध में जिला स्तरीय समन्वय समिति के गठन को मंजूरी दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शंस हैं जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला स्तरीय महिला एवं बाल विकास अधिकारी या फिर जिला रोजगार अधिकारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर जो होंगे इसके अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगे, है ना। CSR गतिविधियों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहीं तक सीमित रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ, अन्य राज्यों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।